नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो चाहे बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो, चाहे परिवार में उसका कोई भी पद हो, माँ हो, पिता हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, छोटा भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, बुआ, मौसी, मामा, कोई भी हो सकता है। सबके लिए ये कहानी आज बड़ी रिलेवेंट बन गई है। जी हाँ, मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बड़े भाई साहब। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी ये कहानी अपने लिखे जाने से आज लगभग 80-85 साल हो गए इस कहानी को लिखे हुए, लेकिन आज भी इस कहानी में वही ताजगी और वही रिलेवेंट, वही प्रासंगिकता हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। तो ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद एक नया वीडियो और बनाऊंगी मैं। उसमें इस कहानी की व्याख्या इस दृष्टि से करना आवश्यक है कि हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे इस कहानी को अपने जीवन में उतार के और इस कहानियों को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान के रूप में हम ले लें। तो इसलिए इस कहानी के बारे में जो इसकी आख्या व्याख्या और जो इसके तथ्य है और जो इस पर बहस है, उसको हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो सुनते हैं कहानी। ये कहानी दो भाइयों की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद ने दो पात्रों को आधार बनाकर मानव चरित्र के विभिन्न भावों को न केवल उद्घाटित किया है, बल्कि इस कहानी में पारिवारिक परिस्थितियाँ, मनोविज्ञान के विभिन्न जो भाग हैं, वो समाज और व्यवस्था के विभिन्न दृश्यों को हमारे सामने, जैसे देखो आँख खोलते हैं ना, इस तरीके से उन्होंने हमारे सामने ये दृश्य रख दिया है। होता क्या है कि दो भाई होते हैं, एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है। बड़े भाई की उम्र लगभग 14 साल है और छोटे भाई की उम्र 9 साल है, यानी कि दोनों भाइयों की उम्र में 5 साल का अंतर है। लेकिन उनकी पढ़ाई की जो क्लासेस हैं उसमें केवल 3 साल का फर्क है। ये किसी गांव के रहने वाले हैं, गांव का नाम यहाँ नहीं आया है। गांव में 5वीं तक की एजुकेशन है, पूरी कहानी से ये समझ में आता है। तो बड़े भाई साहब भी 5वीं तक वहाँ पढ़े हैं और छोटा भाई भी 5वीं तक वहाँ पढ़ा है। बड़े भाई साहब भी 5वीं कक्षा के बाद शहर में आ गए हैं एक दूसरे विद्यालय में और वहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। अब जब छोटे भाई की भी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती है गांव की, तो वो भी शहर आ जाता है हॉस्टल में, और हॉस्टल में दोनों भाई एक ही कमरे में रहने लगते हैं। इस तरीके से दोनों भाई एक ही कमरे में रह रहे हैं और दोनों भाइयों के बीच में उम्र का अंतर तो 5 साल का है, लेकिन उनकी कक्षाओं में केवल 3 दर्जा अर्थात केवल 3 कक्षाओं का ही अंतर है। जबकि दोनों ने पढ़ाई एक ही उम्र में शुरू की थी। फिर ये क्या है, क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि बड़े भाई साहब एक ही कक्षा में 1-1, 2-2 साल लगा देते हैं। थोड़ा व्यंग किया गया है कि वो अपनी नींव मजबूत करते हैं जिससे कि उस पर आलीशान भवन खड़ा हो सके। कहने का मतलब ये है कि बड़े भाई साहब क्लासेस में फेल हो जाते हैं और हर साल एक दर्जा क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन छोटा भाई हर साल पास होता चला जाता है। अब होता यह है कि जब छोटा भाई यहाँ आता है तो छोटे भाई की जो नेचर है वो थोड़ा खिलक्कड़ प्रवृत्ति का है, वो काफ़ी चंचल है। और जब छोटा भाई यहाँ आता है तो बड़े भाई के मन में एक विचार आता है कि मुझे अपने व्यवहार और अपने आचरण को इस तरीके से रखना है कि मेरा छोटा भाई उसका अनुगमन करे। छोटा भाई स्वभाव से पहले ही बड़ा चंचल है और खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। यदि मैंने भी कुछ ऐसा कर दिया तो मेरा भाई मेरा अनुगमन करेगा और वो रास्ते से पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो हमेशा इस तरीके का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके का आचरण प्रस्तुत करते हैं अपने छोटे भाई के सामने कि वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में ही अपना मन लगाए, खेल कूद या इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद ना करे। और चूंकि वो बड़े हैं, आप देखिए 14 साल का बालक है, लेकिन उसमें इतने उत्तरदायित्व की भावना है कि किसी ने उसको उत्तरदायित्व सौंपा नहीं है। बाकी उसमें खुद में इतना उत्तरदायित्व है कि मैं बड़ा हूं तो मुझे अपने छोटे भाई को समझाने का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे सन्मार्ग पर रखने का ये मेरा कर्तव्य है। मैं और
छोटा भाई के साथ ये होता है कि वो मेरी हर बात माने, क्योंकि वो छोटा है, तो उसकी शालीनता इसी में है कि वो मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। तो यहाँ एक बात और है कि बड़ा भाई केवल मुंह से उपदेश नहीं देता, वो काम भी ऐसे करता, वो अपनी सारी इच्छाओं को सबको दबा लेता और हमेशा अध्ययन करता रहता है। कोई खेल कूद में या कोई राग रंग में या फिल्म में, नाटक में, किसी में भी कहीं भी वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो या तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और जब हॉस्टल में अपने कमरे में आ जाते हैं तो भी वो हमेशा किताब लेकर बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। एक बार छोटे भाई ने क्या देखा कि भैया इतना क्या पढ़ता है, तो उन्होंने भैया की किताब उठा के देखी। देखे तो उस भैया की किताब में कहीं ऊपर कहीं नीचे कुछ छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं, कोई तितली के या कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है, अजीब अजीब से शब्द लिखे हुए हैं, अजीब अजीब से चित्र बने हुए हैं। तो वो उन शब्दों को और चित्रों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा भाई उनको समझ नहीं पाता। एक्चुअल में उन चित्रों का और शब्दों का कोई उद्देश्य भी नहीं है। बड़े भाई पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर तो होते ही, हर इंसान बोर होता है, लेकिन छोटे भाई को आचरण सही रखने के लिए, छोटे भाई को आदर्श बताने के लिए वो इधर उधर खेलकूद में जाते हैं। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर अपने चित्र वित्र सब उसमें बनाते रहते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जबरदस्ती यदि आप अपनी किताब लेके बैठे रहेंगे बिना किसी खेलकूद या बिना किसी अपनी अभिरुचियों का पालन किए हुए, तो कहीं ना कहीं बोर होंगे, वो दिमाग पे आपके घुसेगा नहीं। तो बड़े भाई का भी बहुत मन नहीं लगता है, लेकिन छोटे भाई को दिखाने के लिए वो बिल्कुल अध्ययनशील व्यक्ति हैं, 24 घंटे पढ़ते रहते हैं और एकदम अनुशासित रहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो छोटा भाई है उसका तो खेलकूद में बड़ा ध्यान है, वो तो जब चाहे जब खेलने लग जाता है और चला जाता है खेलने के लिए। मैं यहाँ आपको एक बात ये और बता दूं कि इस कहानी के दो पात्र हैं, बड़े भाई साहब और एक छोटा भाई। जो छोटा भाई है ना, वही इस कहानी का नरेटर है, वो खुद कहानी को कह रहा है, वो कथा नायक है, वो कथा के बारे में अपने आप को बता रहा है। तो वो कह रहा है कि मेरा तो खेलने में बहुत मन लगता था और 1 घंटा भी मेरे लिए किताब लेके पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। मुझे तो कंकरियां मारना और बाहर जाके खेलना कूदना, फाटकों पे झूला झूलना, और कहीं दूसरे साथी मिल जाते थे उनके साथ धमा चौकड़ी मचाना, ये मुझे बहुत पसंद था। खेल कूद करना, बैट बॉल खेलना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। और बड़े भाई साहब ये चाहते थे कि मैं हमेशा पढूं, और लेकिन मैं अपने मन पर बस कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो मैं घूमने के लिए, इस तरह खेलने के लिए चला जाता था। और जब मैं लौट कर आता तो बड़े भाई साहब का रौद्र रूप मुझे देखने को मिलता, और वो एकदम डांट के मेरे से एक ही प्रश्न पूछते उनकी, कहाँ थे तुम अब तक, क्या कर रहे थे। लेकिन बड़ा भाई कहता है कि मैं अपना अपना अपराध स्वीकार कर लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ मैंने गलती की है, और मैं चुप होकर उनकी बातों को सुनता रहता था, क्योंकि उनकी बातों में जितना रौद्र और गुस्सा हुआ करता था उतना ही प्यार भी हुआ करता था। वो समझाते थे कि तू पढ़ेगा नहीं तो क्या करोगे, तुम कैसे करोगे, अंग्रेजी कितनी कठिन है, इतना आसान नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है अंग्रेजी को पढ़ना, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, रात दिन पढ़ता हूँ तब जाकर मुझे ये कोई अंग्रेजी आती है। और उस समय बड़े ऐसा कहते हैं, तुम तो बिल्कुल घोंगा हो, अभी गांव से आए हो, तुम्हें तो कोई नॉलेज नहीं है, मुझसे पूछो, मैं यहाँ पर 3 साल बिताई है और किस तरीके से मैं यहाँ पढ़ाई कर करके आगे बढ़ा हूँ, और बहुत मुश्किल चीज़ है पढ़ने के लिए, खेलोगे कूदोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। और इस डांटते कि यदि तुम्हारा खेल कूद का मन है तो छोड़ो ना घर को, यहाँ पे छोड़ो और अपने घर जाओ, खेलो गुल्ली डंडा, कौन रोक रहा है तुम्हें, क्यों माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो। अब ये बात सुन के आपको लग रहा होगा ना कि जनरली ज्यादातर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को इसी तरीके से डांटते हैं कि अरे पढ़ ले, नहीं तो जूते पॉलिश करने पड़ेगी, चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, हम तो इतना पढ़ते थे उतना पढ़ते थे। याद आ रहा है? तो है रिलेवेंट कहानी। तो इसी तरीके से बड़े भाई डांटते थे, कोई बात नहीं, उनको बहुत लताड़ पड़ती, वो सुनते रहते चुपचाप और आंसू बहाता रहता। कई बार जब ज़्यादा हो जाता था तो वो आंसू बहाने लग जाता और रोने लग जाता। छोटा भाई कहता कि इसी तरीके से चलते चलते और क्या हुआ कि समय बीत गया और हमारे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। और एनुअल एग्ज़ाम में जब रिजल्ट आता है तो ये होता है कि जो कथा नायक है, जो छोटा भाई है, वो तो फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाता है, पूरे अपने दर्जे में पूरी क्लास में फर्स्ट आता है, और बड़ा भाई फेल हो जाता है। तो छोटा भाई कहता है मेरे मन में कभी थोड़ा सा एक दुर्भावना आती है कि मैं कहूँ भाई साहब से, कहाँ गई आपकी तपस्या, आप तो रात और दिन पढ़ते रहते थे, कैसे हो गए फेल। लेकिन
कहा नहीं कुछ भी, क्योंकि परिवार के संस्कार थे और वो जानते भी थे कि बड़े भाई मुझे स्नेहवश और अनुशासन में रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। लेकिन हाँ, मैं ढीठ हो गया और मेरे मन में यह भावना आ गई कि अब बड़े ऐसा मुझसे क्या कहेंगे, मैं तो पास हो ही गया हूँ, तो अब इनको मुझे डांटने वाटने का कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है, अब ये मुझे ज़्यादा डांटा डांटी नहीं करेंगे। और हकीकत भी ये थी कि भाई साहब थोड़े से नरम भी हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर लेखक को इसका बड़ा गुमान हो गया था कि अब मैं तो बहुत होशियार हूँ पढ़ने में, अब मुझे खेल कूद करने का पूरा अधिकार है, मुझे कोई इसके लिए रोकेगा नहीं। और उन्होंने मतलब अब कहना चाहिए कि एक थोड़ी सी धींगा मस्ती आ गई छोटे भाई में, और अब वो जो मतलब सीना जोरी करके बाहर बड़े अधिकार के साथ खेलने के लिए जाता। और जब खेल कूद के बाहर लौटता तो कई बार तो भाई साहब कुछ नहीं बोलते, पर लेकिन जब कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर चढ़ गया, तो एक दिन भाई साहब ने उसको पकड़ लिया। तो एक दिन रात को बहुत लेट आया वो खेल कूद के, तो उन्होंने पकड़ लिया। अरे भाई मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम्हें घमंड हो गया है कि तुम पास हो गए हो और मैं फेल हो गया हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ तो मुझे तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है, पर भाई मैं तुमसे बड़ा भाई हूँ और इतना घमंड करना भी सही नहीं है। वो समझाते हैं, अरे घमंड का क्या है, घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या रहेगा। उन्होंने ऐसे कई सारे उदाहरण दिए कि घमंड तुम्हें नहीं करना है और चुपचाप पढ़ो बैठ के, और एक इम्तहान पास कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पास हो जाओगे। बिल्ली के भाग में चीका टूट गया है, संयोग बस तुम पास हो गए हो, बिना पढ़े लिखे कोई पास नहीं होता। देखो मुझे, देखो मैं कितना कितना पढ़ता हूँ फिर भी मैं पास नहीं हो पाया। तो तुम थोड़े से समझदार हो जाओ, अब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। अभी तो तुम्हारे कहते हैं ना, मतलब तुम्हारा पास होना ऐसा है जैसे कोई अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अभी बड़ी क्लास में आओगे, देखो मैं फेल क्यों, अब फिर वो अपनी सफाई भी देते हैं कि मैं फेल कैसे हुआ। अगर अभी तो यार तो मैं तुम्हारी छोटी क्लास, अभी तो उन्होंने 6th क्लास पास करी है, मैं अभी 9th में पढ़ रहा हूँ, अलजेब्रा पढ़ता हूँ, ज्योमेट्री पढ़ता हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ। इतने इतने इतिहास में इतने हेनरी है, इतने इतने जॉन हैं, तो उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री तुम्हारी सारा दिमाग गर्म कर देगी जब तुम पढ़ोगे, तो अभी तो तुम्हारी छोटी पढ़ाई है, तो तुम ज़्यादा अभिमान मत करो, घमंड मत करो और अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू करो। इस तरीके से वो छोटे भाई को डांटते हैं, और छोटा भाई अंदर ही अंदर कसमसाता है और काफ़ी मतलब मानसिक रूप से बड़ा अशांत हो जाता है, लेकिन बड़े भाई को कोई जवाब नहीं दे पाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लेखक ने बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को इस समझाने के बहाने हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति की जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, जो मैकाले शिक्षा पद्धति की रटंत विद्या है, उस पर व्यंग्य किया है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो कितनी अव्यावहारिक है। बच्चे का बस्ते का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ बहुत ही अव्यवहारिक पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि वर्तमान जो उनका जीवन है उस जीवन में वो काम नहीं आने वाली है। तो उन्होंने उनकी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा प्रणाली दोनों के ही दोष उस माध्यम से बताई है कि किस तरीके से जो जो एजुकेशन है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर रही है, वो रटंत विद्या पर चल रही है। बच्चा केवल रटता रहता है, तथ्यों को रटता रहता है, उसके अंदर बौद्धिक विकास नहीं हो रहा, उसका भावात्मक विकास नहीं हो रहा, उसका व्यावसायिक विकास भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से वो बड़े भाई के माध्यम से जो छोटे भाई को वो समझा रहे हैं। तो प्रेमचंद का यहाँ उद्देश्य यही है कि वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की जो कमियां हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं। तो देखो यहाँ मैं फिर कहूंगी कि उस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रेमचंद हमको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बच्चे का आत्मिक विकास, बच्चे का भावात्मक विकास के लिए होनी चाहिए। इस तरीके से जो बड़े भाई हैं वो उनको समझाते हैं और साफ कह देते हैं कि देखो मैं फेल हो गया हूं तो क्या हूं, लेकिन हूं तो आपसे बड़ा, तो मुझे तुम्हें डांटने का और तुमको अनुशासन में रखने का मुझे पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से वो उपदेश देते हैं और स्कूल का टाइम हो जाता है, दोनों स्कूल चले जाते हैं। एग्जाम फिर होता है, और फिर जब एग्जाम होता है तो दुर्भाग्य देखिए आप कि फिर बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटा भाई वही अव्वल दर्जे में पास हो जाता है। अब तो साहब बड़े भाई साहब को अपना रिजल्ट देख के रोना आ जाता है, और जब बड़ा भाई रो रहा होता है तो छोटे भाई को भी उनको देख के रोना आ जाता है। मतलब पहले तो उनके उसके दिमाग में कुछ इस तरीके की दुर्भावना आती है कि अब तो मैं क्या है 1 साल ही इनसे नीचे रह गया हूँ और
इस साल भी यदि नेक्स्ट ईयर भी भाई साहब फेल हो जाए तो मैं तो इनके बराबर ही आ जाऊंगा। अब तो भाई साहब मुझसे कुछ भी कह नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी कुटिल भावना लेखक के मन में आती है, पर वो कहता है मैं अपनी इस कुटिल भावना को दबा लेता हूँ कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, जो कह रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अब एक फर्क ये आता है कि बड़े भाई बहुत ही नरम हो जाते हैं और मन ही मन वो, क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा कि बटेर, अंधे के हाथ बटेर लग गई है या बिल्ली के भाव छीका टूट गया, तुम पास हो गए हो। लेकिन अब तो वो 8th में आ गया है और बड़े भाई 9th में है, तो अब तो बराबरी का सा मामला है। तो बड़े भाई बहुत ही नरम पड़ जाते हैं और ज्यादा बोला बाली नहीं करते। और देखो यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि जब बच्चे पे से नियंत्रण हट जाता है तो बच्चा स्वच्छंद हो जाता है। तो छोटा भाई और भी ज्यादा स्वच्छंद हो जाता है और अब खुलकर वो गुल्ली डंडा खेलना, नए नए जो भी उसके खेल है, जो शौक है, वो सब शुरू कर देता है। उसको एक नया शौक लग जाता है, कन कौवे उड़ाने का, यानी कि पतंग उड़ाने का एक नया शौक लग जाता है। तो वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है सड़कों पे और पतंग उड़ाता है। और उस पतंगों में इतना मस्त है कि पतंग डालना, उनके मंजा सही करना और उनको उड़ाना, पतंग लूटना, इन सब में बड़ा व्यस्त रहता है। टाइम का, उसको टाइम का भी मालूम नहीं रहता कि कितना टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया है वापस कमरे पे जाने का। एक दिन वो इसी तरीके से सड़क पे पतंग लूट रहा होता है और उस पतंग लूट का बड़ा सजीव चित्रण किया है लेखक ने कि एक पतंग के पीछे लेखक भी भाग रहा है और साथ में जो गली मोहल्ले के और दूसरे बच्चे हैं वो भी भाग रहे हैं और बेतहाशा भाग रहे हैं। उन्हें अपना कोई होश नहीं है कि इतने में सामने से बड़े भाई साहब आके छोटे भाई से टकरा जाते हैं। और जैसे ही टकराते हैं तो बड़े भाई साहब का एकदम, क्योंकि इतने दिनों से गुस्सा उनका दबा हुआ है, वो रोज खेलने जाता है, मस्ती करता है, लेकिन बड़े भाई साहब कुछ कह नहीं रहे हैं। इस समय उनका गुस्सा एकदम फूट पड़ता है, उसको पकड़ लेते हैं, क्या कर रहे हो तुम। तो अब यहाँ पर वो पढ़ाई को लेकर नहीं ताड़ना कर रहे, कह रहे क्या तुमको शर्म नहीं है, कैसे बच्चों के साथ तुम रह रहे हो, कैसी संगति है तुम्हारी, क्या तुम अपने अपने घर खानदान का नाम डुबोने के लिए यहाँ आए हो, इन लोगों के साथ तुम खेल रहे हो, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे गांव के गंवार लोग हैं ये बिल्कुल, और तुम तो 8th में आ गए हो। और तुम्हें मालूम है 8th का दर्जा कोई छोटा मोटा दर्जा नहीं होता है। अरे भाई 8वीं पास तो नायब तहसीलदार हो जाते हैं, बड़े होके जजेस बन जाते हैं। तो कोई छोटी मोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो तुम बहुत बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ने जा रहे हो। अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखो। ऐसे कैसे तुम इन बच्चों के साथ खेल रहे हो और ऐसे कैसे तुम अपने बाप दादी का नाम डुबाने पे लगे हुए हो। और ये मत सोचो कि क्या कहते हैं तुम पास हो गए हो, डिग्री से कुछ नहीं होता है। सबसे मुख्य चीज है तजुर्बा। मैं तुमसे बड़ा हूं और मेरे अंदर तजुर्बा है और दुनिया में अनुभव का महत्व है। वो उदाहरण देते हैं, अपने मम्मी पापा को उदाहरण देते हैं कि देखो माँ बापा को देखो, माँ बापा चाहे पढ़े लिखे नहीं है, हमारे जितने मेरे जैसे तुम्हारे जितने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाबा में हमसे ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा अनुभव है। किस तरीके से वो अपने घर को चला रहे हैं, हम नहीं चला सकते। पता नहीं किस तरीके से क्यों कौन कौन सी मुश्किलों को वो सहते हैं और हमारे पास तो वो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आने ही नहीं देते। तो आप ये मत सोचो कि आप 8वीं दर्जे में आ गए हो, आप पढ़े लिख गए हो तो तुमको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, या तुम्हारे बहुत बुद्धि का तुम्हारा विकास हो गया है। तुम्हारी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है, क्योंकि उम्र से आती है बुद्धि, उम्र से अनुभव से आती है बुद्धि, और वो अनुभव तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं 5 साल बड़ा हूं तो तुमसे ज्यादा मेरे पास अनुभव है। और कहते हैं हो सकता है आज तो तुम 8वीं में हो सकता है कि मैं इस साल में मैं फेल हो जाऊं और तुम 9वीं में आ जाओ, हो सकता है कि कभी तुम मेरे से भी आगे निकल जाओ, लेकिन फिर भी क्या है, मैं बड़ा हूं तो मैं मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको अनुशासित रखूं। इस तरीके से वो उसको खूब सुनाते हैं और उसको समझाते हैं और वो चुपचाप से उनकी सारी बातों को सुनता रहता है। और जब वो इतने सारे उदाहरण देते हैं तो उसको छोटे भाई को ये समझ में भी आता है कि नहीं नहीं भाई साहब, आप बड़े हैं और आपको तजुर्बा है, आपको अनुभव है, आपको और आपने मैंने आज जो मैं पढ़ लिख रहा हूं तो वो उसका भी परिणाम यही है कि आपने मुझे इतना अनुशासन में रखा है। वो नतमस्तक हो जाता है और उसकी अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा पनप जाती है कि वास्तव में मेरा बड़ा भाई बड़ा है और अनुभव है और मुझे इनका कहना मानना चाहिए, मैं कुछ गलती पर हूँ। तो इस तरीके से वो जो छोटा भाई है वो कहता है ना, हरगिज नहीं भाई, आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सच है और आपको मुझे कहने का डांटने का अधिकार है। तो बड़े भाई को भी उन पे प्यार आ जाता है और वो छोटे भाई को अपने गले लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि देख भाई, ऐसा नहीं है,
अपना रहस्य खोलते हैं वो। ऐसा नहीं है कि मेरा कनकौवे उड़ाने का मन नहीं करता, मेरा खेल कूद करने का मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता कि मैं मतलब मैं भी फिल्म थिएटर वगैरह देखूं, पर क्या करूं, मैं बड़ा हूं। यदि मैं बेराह चल गया, यदि मैं ये सब काम करने लगा, तो मैं तुमको किस मुंह से रोकूंगा। और तुमको अनुशासन में रखना, तुमको सद आचरण में रखना, तुम्हें सन्मार्ग पे लाना, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो यहाँ प्रेमचंद ने एक बड़े भाई के उत्तरदायित्व को समझाया और युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा दी है। आज की युवा पीढ़ी जो अपने उत्तरदायित्वों से काफी दूर हटती जा रही है, और जो कॉलेज स्कूल में काफी मतलब हुड़दंग और हुटिंग और हड़ताल और ये वो, उस युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं कि एक उस व्यक्ति, और उसको ये कर्तव्य किसी ने सौंपा नहीं है, उसने ये कर्तव्य स्वेच्छा से लिया है कि मैं बड़ा भाई हूं, तो छोटे भाई के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। वो तो बताते हैं कि मैं कैसे अपनी इच्छाओं को दबा के रख रहा हूँ। इस तरीके से जो बड़े भाई का मन होता है वो एकदम छोटे भाई के सामने खुल जाता है कि मैं केवल तुमको सही रास्ते पे रखने के लिए इतना कठोर तुम्हारे साथ हो जाता हूँ। और कहानीकार यहाँ पर एक ऐसा प्यारा सा मोड़ देता है, इतना शानदार तरीके से कहानी के एंड करता है कि जब ये दोनों भाई बात कर रहे होते हैं, उसी समय एक पतंग वहां से उड़ के जा रही होती है, और पतंग उड़ के जा रही होती है तो छोटे भाई की इस पे निगाह पड़ती है, लेकिन जो डोर होती है वो काफी ऊंची होती है, उसे वो छोटा भाई पकड़ नहीं सकता। लेकिन बड़ा भाई लंबा है तो वो फट उचक के और उस पतंग की डोर को पकड़ लेते हैं, और पकड़ के डोर को पकड़ते और दौड़ते दौड़ते वो हॉस्टल में भाग जाते हैं, और पीछे पीछे उनका भाई भाग जाता है। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। उस बच्चे के अंदर की, जो बच्चा, मैं उसको इसलिए कह रही हूँ, 14 साल का वो किशोर है, उसके अंदर की भावना यहाँ निकलती है, और ये बताया वह है कि उसने अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबा रखा है। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये भी चीज हमारे सामने आ रही है कि यदि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी कुंठाओं को दबा के रखेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। और पढ़ाई में जितनी पढ़ाई जरूरी है ना, उतनी खेल कूद भी जरूरी है। और आपके मन की जो अभिरुचियां, हॉबीज हैं, उन हॉबीज को पूरा करने के लिए भी आपके पास आपको समय देना है और वो काम भी करना है। तब आपका मन स्ट्रेस फ्री रहेगा, आप थोड़े फ्री महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे। तो आप अपने एकेडमिक में या शैक्षणिक जो आपकी चीजें हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि छोटा भाई खेल कूद करता है तो अंदर की उसकी जो सारी भड़ास है वो निकल जाती है, तो वो थोड़ा समय पड़ता है, कम समय पड़ता है, पर कम समय में भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और बड़ा भाई है वो पूरे समय पढ़ता ही रहता है, लेकिन चूंकि वो पढ़ता रहता है पर उसके मन में कुंठाएं हैं, तो उसका जो ग्रहण शक्ति है वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं होती और वो फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बड़े भाई साहब कहानी सुनाई, और मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के वो तत्व मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी कि ये कहानी हमको अपने जीवन में कैसे उतारनी है। वैसे तो आप काफी समझदार है, आप खुद समझ गए होंगे कि हमको इस कहानी को अपने जीवन में किस तरीके से उतारना है। ये पॉजिटिव पेरेंटिंग भी सिखाती है कि एक पेरेंट को किस तरीके का बिहेव करना है। क्या भाई साहब का छोटे भाई के साथ बिहेव सही था? क्या इतनी सख्ती होनी चाहिए? क्या इस तरीके से खेलकूद और अभिरुचियों को अवॉइड करना चाहिए? आज के माँ बाप ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आज के जो माँ बाप है वो कर रहे हैं, बच्चे से चाहते हैं, वो दिन में होते 24 घंटे हैं, पर उनको लगता है नहीं, बच्चा हमारा 48 घंटे पढ़ना चाहिए। उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे के तो 100% मार्क्स आने चाहिए, हमारा बच्चा ही क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, हमारा बच्चा IIT बन जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा IAS बन जाए, और बहुत प्रेशर वो बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, और उस चक्कर में वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो बड़े भाई साहब कहानी हम पेरेंट्स को देके जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों का, अपने संतानों का, अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखना है। एक बहुत संतुलित दृष्टिकोण हमें उनके साथ रखना है। तो आपको यदि ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को पसंद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।